हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल। दोस्तों, लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अच्छा, आज का जो लेक्चर होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, ये लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर नंबर 4 में इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत 6th एडिशन, इसके अंदर जितने चार्टर एक्ट दिए हैं उन सभी चार्टर एक्ट को मैं एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। बाद में टाइम आने पे इन चार्टर एक्ट को एक एक करके मैं इनके ऊपर अलग वीडियोस लेकर आऊंगा हर चार्टर एक्ट के ऊपर, लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इन चारों चार्टर एक्ट को एक ही वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। ओके, तो अब आगे बढ़ने से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में उस वक्त इंडिया का पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कैसे काम कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था तो उस वक्त हमने देखा था कि इंडिया के अंदर तीन मेन जोन्स ऑफ पावर थे, तीन प्रेसिडेंसीज थी। एक थी बंबई प्रेसिडेंसी, एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी और एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी। ये तीन प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी इंडिया में। तीनों में अपने अपने गवर्नर बैठा करते थे और तीनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। लेकिन बाद में क्राउन ने क्या डिसाइड किया था, क्राउन ने सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब ये सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्राउन ने किस लिए स्टार्ट किया था, क्राउन का एक मास्टर प्लान था, पहले वो सुन लीजिए। क्राउन क्या चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही है इंडिया में, वहां पे डायरेक्ट हमारा कंट्रोल आ जाए, डायरेक्ट क्राउन का रूल आ जाए। तो वो रूल वो कैसे स्टेब्लिश कर सकते थे, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन वो कर सकते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या सोचा कि बाकी की जो प्रेसिडेंसीज थी, आराम आराम से हम इनकी पावर्स को कम करना स्टार्ट कर देंगे और सारी की सारी पावर जो है वो बंगाल में सेंट्रलाइज करेंगे। अब बंगाल के अंदर जिस आदमी के पास इनने सभी पावर देनी थी, जो गवर्नर था बंगाल का, वो आदमी था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो जब सारी की सारी पावर उसके पास आ जाएगी, बाद में उस बंदे को रिप्लेस कर देंगे और वहां पे क्राउन का आदमी बैठेगा, क्राउन का बंदा काम करेगा। तो इस तरह से सारी की सारी पावर जो है वो किसके पास चली जाएगी, वो चली जाएगी क्राउन के पास। तो इसीलिए क्राउन क्या कोशिश कर रहा था, क्राउन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या कोशिश कर रही थी, वो कंपनी की जो पावर है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही थी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। ओके, तो सेंट्रलाइजेशन करने के पीछे यही मकसद है कि सारी की सारी पावर किसके पास आ जाएगी, वो आ जाएगी ब्रिटिश क्राउन के पास। तो इसके लिए उन्होंने अलग अलग एक्ट पास किए। तो राइट फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। तो आगे चार्टर एक्ट 1733 के अंदर हम देखेंगे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा पावर का। तो सेंट्रलाइजेशन करने के लिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अलग अलग एक्ट पास किए। तो पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया, तो उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बाकी के जो दो गवर्नर उनको सब ऑर्डिनेट कर दिया इसके सामने। ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने के बाद इनकी जो बाकी की जो दो प्रेसिडेंसीज थी, इनकी पावर्स को आराम आराम से कम करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद ये तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। तो उसके अंदर क्या काम होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को बिल्कुल बीच में से स्प्लिट कर दिया जाता है, दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। डबल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। ओके, तो उनके जो कमर्शियल फंक्शन थे उनको अलग कर दिया गया और जो उनके पॉलिटिकल फंक्शन थे उनको अलग कर दिया गया। यानी अब कंपनी जो है, जो कंपनी पहले कमर्शियल फंक्शन भी परफॉर्म किया करती थी, पॉलिटिकल फंक्शन भी परफॉर्म किया करती थी, अब वो कमर्शियल फंक्शन अलग कर दिए, पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर दिए। कमर्शियल फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, तो कमर्शियल फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर परफॉर्म करेगा। पॉलिटिकल फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, तो पॉलिटिकल फंक्शन बोर्ड ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर लाया गया था, उसके अंदर कंपनी को दो चीजें रिप्रेजेंट करने लगी। तो कंपनी को जो कंपनी के अंदर जो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको इसके अंदर गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ब्रिटिश क्राउन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट करेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो इस तरह से इनकी पावर को स्प्लिट कर दिया गया। अब जो पॉलिटिकल फंक्शन होने थे, तो पॉलिटिकल फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, पॉलिटिकल फंक्शन चले गए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर कौन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी बैठे हुए थे, और इसका जो सेक्रेटरी था, जो प्रेसिडेंट हुआ करता था, वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिनिस्टर हुआ करता था। ओके,
ये हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। तो उसके बाद अब आगे हम देखेंगे आगे क्या होगा। अब जो ये बुक है जहां से मैंने कंटेंट उठाया है, एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी 6th एडिशन, उसके अंदर आप देखोगे पेज 1.4, वहां पे एक एक्ट दिया है, एक्ट ऑफ 1786। तो एक्ट ऑफ 1786 में आप देखोगे तो यहां पे कहा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन उन्होंने दो डिमांड्स रखी थी, दो डिमांड रखी थी अपॉइंट होने के लिए। पहली तो ये डिमांड थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि जो मेरी कौंसिल होगी, गवर्नर जनरल की जो कौंसिल होगी, उसके ऊपर मुझे कुछ ओवरराइडिंग पावर होनी चाहिए, यानी कुछ स्पेशल केसेस में जो कौंसिल का डिसीजन है मैं उसको ओवरराइड कर सकूं। यानी अगर कौंसिल कोई एक डिसीजन ले रही है लेकिन मैं कोई दूसरा डिसीजन लेना चाहता हूं, तो वो डिसीजन लेने की पावर मेरे पास होनी चाहिए। एक तो ये बात कही गई। दूसरा ये कहा उसने कि जो अपनी आर्मी होगी, आर्मी का कमांडर इन चीफ भी मैं ही बनूंगा। देखिए बेसिकली था क्या उस टाइम पे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आया, जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, तो इसको असिस्ट करने के लिए, इसके साथ काम करने के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। प्राइमरली एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेकिन लेजिस्लेटिव फंक्शन भी वो परफॉर्म किया करती थी। बाद में फिर हमने देखा जब पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784, उसमें क्या किया गया, इस नंबर को रिड्यूस किया गया 4 से 3 पर। ये किस लिए किया गया था, गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाने के लिए। अब इस बंदे की पावर इन्हें बढ़ानी थी। ये जो यहाँ पे बैठेगा ना इस प्रेसिडेंसी के अंदर, जो भी यहाँ पे पोस्ट हो, गवर्नर की पोस्ट हो, फिर गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई जाएगी, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाई जाएगी आगे चल के। यहाँ पे जो भी बंदा होगा उसकी पावर को इन्हें बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि बाद में जाकर अल्टीमेटली इन्होंने उसे एक्सचेंज कर देना, मतलब उसको बदल देना है, रिप्लेस कर देना है, अपना आदमी वहां पर लेकर आना है। ओके, तो उसकी पावर बढ़ाई 4 से, उसको रिड्यूस किया 3 पे, ताकि उसकी जो वोटिंग पावर है वो बढ़ सके। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने थे, 3 थे। इसी तरह से बाकी की जो 2 प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पे जो काउंसिल थी, गवर्नर की जो काउंसिल थी, वहां पे भी 3 लोग थे। इन 3 में क्या था, इन 3 में ये कहा गया कि इन 3 में एक बंदा जो होगा वो क्या होगा, वो कमांडर इन चीफ होगा आर्मी का। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कहा कि मेरी काउंसिल के जो 3 मेंबर है उनमें से कोई एक नहीं होगा, बल्कि मैं खुद बनूंगा कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। ये इन्होंने किस लिए कहा था, अभी अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हार कर आए थे। हाँ, उन्होंने वहां पे सिलेंडर किया था। तो इसके लिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री की जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अमेरिकन रिवॉल्यूशन देख सकते हैं, तो किस तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वहां पे सिलेंडर किया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि अपनी आर्मी को मैं कमांड करूंगा, मैं उसे लीड करूंगा, ताकि जो वहां पे मुझे फेलियर फेस करना पड़ा था, यहां पे भी वो फेलियर मुझे फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो बैकग्राउंड आप समझ रहे हो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। वेरी सिंपल, इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी और एक बंगाल प्रेसिडेंसी। रेगुलेटिंग 1773 में क्या हुआ, ये जो पहले तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हुआ करते थे गवर्नर, अब क्या काम किया गया, यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, इसकी पोस्ट को बढ़ाया गया। इसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, और बाद में पिट्स इंडिया एक्ट में उसको क्या किया गया, 4 से 3 पे उसको लेकर आ गए। ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 में क्या काम किया गया, एक्ट ऑफ 1786 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर उसको अपने काउंसिल के डिसीजन के ऊपर ओवरराइड पावर दे दी गई। साथ ही साथ उसको कमांडर इन चीफ भी आर्मी का बना दिया गया। ये किसमें हुआ, एक्ट ऑफ 1786 में। अब हम देखेंगे आगे जो चार्टर एक्ट की सीरीज चलेगी उसके अंदर क्या होगा। ओके, तो पहला चार्टर एक्ट आता है 1793 के अंदर। अब ये 20-20 साल के बाद आएंगे 1793, फिर उसके बाद आएगा 1813 के अंदर, और उसके बाद आएगा 1833 के अंदर, और उसके बाद आएगा 1853 के अंदर। तो पहला चार्टर एक्ट 1793, इसमें क्या कहा गया कि जो वो ओवरराइडिंग पावर थी, जो ओवरराइडिंग पावर मिली थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अंदर, कि अपनी काउंसिल के डिसीजन को वो ओवरराइड कर सकता था कुछ स्पेशल केसेस में, उस पावर को यहाँ पे बाकी जो फ्यूचर गवर्नर जनरल होंगी उनके लिए भी उसको एक्सटेंड कर दिया गया, कि अब जो बाकी गवर्नर जनरल आएंगे उनको भी ये पावर होगी कि वो अपनी काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते थे, ये कहा गया। साथ ही साथ यहां पे क्या किया गया, जो बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उनके पर पहले ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसका कंट्रोल था, लेकिन इस कंट्रोल को इस बार थोड़ा और बढ़ा दिया गया, उनकी पावर्स को कुछ और लेवल तक कम कर दिया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कंट्रोल बाकी 2 प्रेसिडेंसीज के ऊपर और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। उसके बाद ट्रेड मोनोपोली की बात करते हैं, तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उससे पहले हमने देखा था ट्रेड मोनोपोली हमने पढ़ी थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 के अंदर।
इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, तो उनके पास एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिले थे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के। ट्रेड मोनोपोली उनके पास 100% थी। इसका यह मतलब था कि इंडिया के अंदर, स्पेशल एशिया के अंदर और पार्टिकुलरली इंडिया के अंदर, आपको जितना ट्रेड करना है, हर तरह का ट्रेड सिर्फ आप करोगे। ट्रेड मोनोपोली का यह मतलब है कि हर तरह का ट्रेड आप करोगे, छोटे से छोटे ट्रेड से लेकर बड़े से बड़े ट्रेड तक। हमारी कोई दूसरी कंपनी वहां पे इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इस ट्रेड मोनोपोली को क्या किया गया, इस ट्रेड मोनोपोली को यह कहा गया कि इस ट्रेड मोनोपोली को हम 20 साल के लिए बढ़ा रहे हैं इस एक्ट के अंदर। यानी अब ये ट्रेड मोनोपोली इनके पास कब तक रहेगी, 1793 है ना, तो अब ये ट्रेड मोनोपोली कब तक रहेगी, 1813 तक आपके पास रहेगी। 20 साल तक आपके पास ये ट्रेड मोनोपोली और रहेगी। इस ट्रेड मोनोपोली को बढ़ाया गया। ओके, साथ ही साथ ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके अंदर कितने मेंबर हुआ करते थे, 6 मेंबर हुआ करते थे। तो उनमें वो जो 6 मेंबर थे वो कहां बैठते थे, वो इंग्लैंड में बैठते थे। और साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर थे वो भी इंग्लैंड में ही, लंदन के ही अंदर बैठा करते थे। अब ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं, इनको को जो पे किया जाएगा, इनको जो पे दी जाएगी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। यानी इंडिया से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस रेवेन्यू से ही इनको पे किया जाएगा। और इनकी पे ठीक ठाक हुआ करती थी, काफी जबरदस्त, काफी लग्जरियस लाइफ ये जिया करते थे। तो ये किस एक्ट के अंदर कहा गया, चार्टर एक्ट 1793 के अंदर। ओके, अब है चार्टर एक्ट 1813। अब इस एक्ट में क्या कहा गया, तो इस एक्ट में वो जो ट्रेड मोनोपोली थी, उस ट्रेड मोनोपोली को एबॉलिश कर दिया गया कुछ हद तक। अब इनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी वो सिर्फ दो चीजों पे रही कि एक, टी के साथ जो ट्रेड होगा, टी का जितना भी ट्रेड होगा, और उसके अलावा चाइना का जो ट्रेड होगा उसके ऊपर अपनी आपकी मोनोपोली होगी। बेसिकली हो क्या रहा था, ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हो रहा था वहां के लोगों का कि आपने एक ही कंपनी को पूरे एशिया की ट्रेड मोनोपोली देके रखी है, बाकी ब्रिटेन की कोई कंपनी वहां पे जाके ट्रेड नहीं कर सकती, तो इस ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दीजिए। तो इस बार इन्होंने इस ट्रेड मोनोपोली को कुछ हद तक खत्म किया। अब ये कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भाई चाय का जितना भी ट्रेड होगा वो सिर्फ आप करेंगे, बाकी ब्रिटिश की जितनी भी कंपनी आएंगी वो चाय का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगी, इसके ऊपर कंप्लीट आपकी मोनोपोली होगी। साथ ही साथ चाइना के साथ जितना भी ट्रेड करना है, चाहे चाय का ट्रेड करना है, स्पाइसेस का ट्रेड करना है, किसी और चीज का, चाइना के साथ 100% आपको ट्रेड मोनोपोली दी जाती है। यहां पे आपकी मोनोपोली को कोई नहीं छेड़ेगा, उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो चाइना के साथ जो ट्रेड होगा, उसके अलावा टी का जो ट्रेड होगा, यहां पर आपको 100% मोनोपोली है। लेकिन बाकी जगहों में, बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो स्फीयर हैं, वहां पे दूसरी भी कंपनीज आएंगी इंग्लैंड की, उन्हें भी थोड़ा प्रॉफिट कमाने दो। उसके अलावा यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑफिशियली एलो किया गया कि क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आ सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वेस्टर्न एजुकेशन को भी अब प्रमोट किया जाएगा, यहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन अब प्रोवाइड की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तो उसके अंदर ये दो काजेस भी बने थे कि लोगों ने ये कहा कि हमारे पर जबरदस्ती दूसरे धर्म को थोपा जा रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन हमारे ऊपर थोपी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ, बहुत सारे काज में ये दो भी काज रहे थे। अब ये कहा गया जो लोकल गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल लेवल पे जो छोटी मोटी गवर्नमेंट्स बनी थी, उनको ये कहा गया, इनके पास वैसे पावर तो कुछ थी नहीं, तो इनको अब ये कहा गया कि आप अगर चाहोगे तो यहाँ के लोगों के जो वेलफेयर के लिए आपने काम करना है, तो उसके लिए आप यहाँ के लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकते थे। आपको कोई इरिगेशन का काम करना है, कोई वाटर टैंक बनाना है, कोई रोड का काम करना है, तो उसके लिए आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो लोगों से और आप अपना वो वेलफेयर का काम कर सकते हो। ये किसमें कहा गया, चार्टर एक्ट 1813 के अंदर। अब देखिए दोस्तों, ये जितना भी मैं कंटेंट उठा रहा हूँ, ये एम लक्ष्मीकांत से उठा रहा हूँ, 6th एडिशन की जो बुक है वहां से उठा रहा हूँ। तो अगर आपके पास वो बुक है तो आप सामने खोल के बैठिए, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, या फिर ये वीडियो देखने के बाद आप बुक को खोल के देख लीजिएगा, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट वहां पर होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। ये जबरदस्त एक्ट था। इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन की, फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। यानी जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, वो मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। अभी तक क्या थे, जो ये 2 प्रेसिडेंसीज थी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इनके पास फिर भी थोड़ी बहुत पावर्स थी, थोड़ी बहुत पावर रही थी, आराम आराम से इनके पास इनसे पावर ली जा रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत पावर बची थी। इस एक्ट के अंदर इनकी जो पावर थी, वो थोड़ी बहुत जो पावर बची थी, उस पावर को भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया, पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। सारी की सारी पावर जो है कहां सेंट्रलाइज की, बंगाल के अंदर सेंट्रलाइज की। जब सारी की सारी पावर बंगाल के अंदर सेंट्रलाइज की, तो अब जो यहाँ का गवर्नर होगा वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होगा, वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया। तो इस तरह से हमने देखा था कि पहले क्या हुआ था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ओके,
जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल है। बाकी जो दो प्रेसिडेंसी था अब इनके पास कुछ पावर नहीं रही थी। ओके, साथ ही साथ यहां पे क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दी। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर का मतलब था कि बाकी जो दो प्रेसिडेंसी इनके पास कुछ पावर तो थी, कुछ लेवल कुछ स्फीयर्स में इनके पास पावर थी, लेकिन जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो बिल्कुल जीरो कर दी थी। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर आ गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, यानी 100% जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर होगी, लॉ रिलेटेड लॉ मेकिंग पावर जो होगी वो अब किसके पास होगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होगी। तो पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता वो बनता लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, अब साथ ही साथ ये कहा गया जो अब लॉज बनेंगे उन लॉज को एक्ट कहा जाएगा। इससे पहले जो लॉज आ रहे थे उनको रेगुलेशंस कहते थे, क्योंकि रेगुलेट किया जा रहा था। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, वो किस लिए आया, थोड़ा सा नकेल कसने के लिए, थोड़ा रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। उसके बाद अमेंडिंग एक्ट 1781 आया, तो उसमें भी हमने देखा था रेगुलेशन की जा रही थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 उसमें भी रेगुलेट किया जा रहा था। ओके, तो अब जो लॉज आएंगे उनको एक्ट कहा जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वो ट्रेड मोनोपोली थी ना, चाय के ट्रेड के साथ और चाइना के ट्रेड के साथ, उस मोनोपोली को भी यहां पे खत्म कर दिया गया। यानी अब चाय का जितना भी ट्रेड होगा उसके साथ वो जो ट्रेड होगा बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी की, बाकी जो ब्रिटेन की कंपनी होगी वो चाय का ट्रेड कर सकती हैं। साथ ही साथ ब्रिटेन की जो कंपनी है वो चाइना के साथ भी अब ट्रेड कर सकती है अदर देन ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अब बाकी कंपनीज भी चाइना और चाय का जो ट्रेड है वो कर सकती है। तो इसलिए इनका जो अब यहाँ पे वो जो कमर्शियल फंक्शन था इनका वो बिल्कुल खत्म ही कर दिया कंपनी ने। अब इनके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन रह गए थे इनके। तो पहले हमने देखा जब पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784, तो उसके अंदर इनके पॉलिटिकल फंक्शन खत्म कर दिए गए। अब इनके पास थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बचे थे और कमर्शियल फंक्शन। इस एक्ट ने उनकी पूरी तरह से कमर तोड़ दी, कमर्शियल फंक्शन भी उनके खत्म कर दिए। अब थोड़े बहुत इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बचे थे, बस इतना ही रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ओके, अब यहां पे एक और जबरदस्त बात हुई, यहां पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो आज हमारे होते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उस वक्त भी सिविल सर्विस की सिलेक्शन के लिए, सिविल सर्वेंट्स की सिलेक्शन के लिए कंपटीशन की बात की गई कि सिविल सर्वेंट जो होंगे उनको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ओपन एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जिसमें इंडियंस भी होंगे और बाहर के भी होंगे। वो पार्टिसिपेट करेंगे, एग्जाम होगा और जो क्वालिफाई करेगा वो आकर यहाँ पे सिविल सर्वेंट की जॉब कर सकता है। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका सॉलिड अपोजिशन किया और इसको इस एक्ट में नहीं लाया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इस एक्ट में इसको नहीं लाया गया। वो किस लिए, देखिए बेसिकली उस वक्त था क्या, जो सिविल सर्विस थी, सिविल सर्विस उस वक्त दो टाइप की थी। एक थी कोवेनेंटेड सिविल सर्विस और दूसरी थी अनकोवेनेंटेड या नॉन कोवेनेंटेड सिविल सर्विस। ये जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस हुआ करती थी ये हुआ करती थी हायर लेवल की, ठीक है। इसके अंदर ये हायर लेवल की हुआ करती थी, इसलिए इसके अंदर जो हुआ करते थे वो सिर्फ ब्रिटेन के ऑफिसर्स हुआ करते थे, ब्रिटेन के आया करते थे। और जो अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस थी ये थी लोअर लेवल की, लोअर लेवल की यानी क्लर्क, टाइपर वगैरह ये ऑफिसर इसमें हुआ करते थे। तो इस लोअर लेवल की जो सिविल सर्विस हुआ करती थी इसमें मैक्सिमम इंडियंस ही हुआ करते थे, और यहाँ पे कौन हुआ करते थे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। तो इसलिए अब क्या कहा गया था, अब ये कहा गया कि जो ये सिविल सर्विस है, सिलेक्शन जो इसकी होती है, सिविल सर्वेंट्स की जो सिलेक्शन होती है वो पहले हुआ कैसे करती थी। देखिए हेलिसबरी नाम का एक कॉलेज था, आपको क्या काम करना था, आपको वहां पे एडमिशन लेना था, वहां से ग्रेजुएट होना था, 4 साल का कोर्स और आप कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट बन जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि उस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से स्पॉन्सरशिप चाहिए था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, वो तो कंपनी की बॉडी थी। तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या काम करता था, वो कंपनी की बॉडी थी, इसलिए वो आगे उस कॉलेज में एडमिशन के लिए सिर्फ उन लोगों को भेजेगा जिसके बारे में उसे ये लगेगा कि ये प्रो कंपनी होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। देखो सिविल सर्विस दो तरह की थी, एक थी कोवेनेंटेड सिविल सर्विस जो हायर सिविल सर्विस थी, दूसरी हुआ करती थी अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस जो लोअर लेवल की हुआ करती थी। कोवेनेंट सिविल सर्विस आप कैसे बनते, आप हेलिसबरीज नाम के कॉलेज में एडमिशन लेते, वहां से आप ग्रेजुएट होते, आप कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट बनते थे। लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से स्पॉन्सरशिप चाहिए था। वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उन बंदों को ही आगे भेजेगा, उस कॉलेज में एडमिशन उनको ही देगा जिसके बारे में उसे लगेगा कि ये प्रो कंपनी रहेगा, ना कि प्रो इंडियन या प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगा।
तो जो प्रो कंपनी होगा उसी को वो एडमिशन वहां पे देगा। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, वो सारे के सारे क्या थे, वो प्रो कंपनी हुआ करते थे। तो पीछे से कंपनी लाज पे लाज पास किया करती थी इसको खत्म करने के लिए, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी थी जो कंपनी को खत्म नहीं होने दे रही थी। तो आप देख रहे हो ना, अभी भी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो जिंदा है, यानी ब्यूरोक्रेसी जो है अभी भी कंपनी के जो ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अभी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये इसे खत्म नहीं होने दे रहे थे। तो कंपनी ने देखा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने देखा कि अगर इस कंपटीशन को ओपन कर दिया गया तो यहाँ पे जो जाएगा वो तो अपने दम पे जाएगा, वो हमारा पपेट बन के तो नहीं जाएगा। तो इसलिए हमारा जो ऑफिसर्स वहां पे होते हैं, जो प्रो कंपनी होते हैं, वो क्या बनेंगे, वो प्रो इंडियंस हो सकते हैं, प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो सकते हैं। हमारे आदमी तो वहां पे नहीं जाएंगे। तो हम जो वहां पे करप्शन वगैरह कर रहे थे, जो हम मुनाफा कमा रहे थे, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये हमें बिल्कुल बाहर पूरी तरह से किक आउट करेंगे। थोड़ा बहुत जो हमारे फंक्शन है ये भी खत्म हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो इसलिए उन्होंने काफी ज्यादा इसका अपोजिशन किया, बहुत सॉलिड अपोजिशन रहा। तो इसलिए इस एक्ट के अंदर इसको नहीं लाया गया। ये कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट 1833। अब उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। ये लास्ट एक्ट था इस सीरीज का। अब इसमें क्या काम किया गया, इसमें देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हमने देखा था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, वहां पे हमने देखा था उसके बारे में क्या था, उसको कहते थे 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बाद में उस नंबर को रिड्यूस किया था पिट्स इंडिया एक्ट में, लेकिन वो ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्राइमरली एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेकिन लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म किया करती थी। यानी वो लेजिस्लेटिव फंक्शन भी परफॉर्म किया करती थी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी परफॉर्म किया करती थी। लेकिन इस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1853 में, इनके लेजिस्लेटिव फंक्शन, इस काउंसिल के लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग कर दिए गए, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग कर दिए गए। लेजिस्लेटिव फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए 6 नए मेंबर की एक बॉडी बनाई गई, उसको कहा गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो मेंबर हो गए इनको कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। साथ ही साथ ये कहा गया कि ये जो लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमने नई बॉडी बनाई है, इन 6 में 4 जो होंगे वो इंडियंस होंगे, 4 आउट ऑफ 6 क्या होंगे, इंडियंस होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया लोकल रिप्रेजेंटेशन का। लोकल इंडियन जो है उनको भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आराम से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे चल के इस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाएगा। अभी लेजिस्लेटिव फंक्शन में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिली, बाद में आगे चल के एग्जीक्यूटिव फंक्शन में भी उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये किसमें कहा गया है, चार्टर एक्ट 1853 में। लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग। लेजिस्लेटिव फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए 6 मेंबर की नई बॉडी बनाई गई, उसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। और उन 6 में 4 क्या होंगे, इंडियंस होंगे। ओके, उसके बाद वो जो सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन की जो बात हुई थी, उसको इस एक्ट में प्रोविजन बनाकर भेज दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 के अंदर, 1833 के अंदर उसको रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि काफी ज्यादा ओपोजिशन किया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने। लेकिन यहां पे उसको प्रोविजन बनाकर भेज दिया गया। तो अब कंपनी जो है उसके गिने चुने दिन ही रह गए थे, क्योंकि अब जो ब्यूरोक्रेट्स आते वो कौन होते, वो तो प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट होते या प्रो इंडियंस होते। अगर इंडियन होते तो ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया को सपोर्ट करना था, कंपनी को तो वो फेवर नहीं करते। ठीक है, तो इसके लिए, इसको देखने के लिए मैकियावेली नाम की एक कमेटी बनाई गई, जिन्होंने बाद में ये डिसीजन दे दिया कि हमें एक ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इसको लाना चाहिए, ओपन कंपटीशन लाना चाहिए। ओके, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का इस तरह से ये प्रोविजन बना के यहाँ पे लाया गया। साथ ही साथ यहाँ पे क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है हम इसको बढ़ा रहे हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म नहीं कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या रहा था, हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थोड़ा सा रहा था, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह उनके यहाँ पे थे। अब वो तो खत्म होने वाला था, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो था उसको ओपन कर दिया गया था। अब कहा गया कि इनका रूल तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया। ये नहीं कहा कि 20 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, 10 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया। तो यहां से अंडरस्टूड था कि अब कंपनी जो है किसी भी वक्त उसको खत्म कर दिया जाएगा। और यही हुआ जब रिवॉल्ट हुआ 1857 का। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद कंपनी को एक जबरदस्त एक्सक्यूज मिला। कंपनी को एक जबरदस्त एक्सक्यूज क्या मिला कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो पूरी तरह फेल हो गई है, इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ, कंपनी पूरी तरह से फेल हो गई। तो इसीलिए फिर अगले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास किया गया, जिसमें कंपनी की पूरी पावर को ट्रांसफर कर दिया गया क्राउन के पास, और कंपनी को यहां से दफा निकाल दिया बाहर। ठीक है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल के लिए ये जितने भी चार्टर एक्ट थे, एम लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की जो इंडियन पॉलिटी की बुक थी, वो सारे मैंने एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर करवा दिया है। आप जाकर बुक खोल के देखिएगा, आपको वो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब जितने हम आगे एक्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो एक्ट होंगे वो
क्राउन रूल के एक्ट होंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। साथ ही साथ ये जो चार्टर एक्ट के मैंने सारे यहाँ पे एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दिए हैं। ये इसलिए करवाए हैं मैंने क्योंकि मैं चाहता था एक स्टोरी की तरह आपको ये याद है कैसे सेंट्रलाइजेशन हुआ था। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ था, कंपनी को कैसे खत्म कर दिया गया था, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको हर जगह उसके बारे में कहा, वो वीडियो देखने के लिए, क्योंकि एक स्टोरी की तरह मैंने उस वीडियो को वहां पे एक्सप्लेन किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, हाउ क्राउन डिस्ट्रॉयड द कंपनी। ठीक है, और उसका जो थंबनेल है उसमें लिखा है डिक्लाइन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने जितने भी एक्ट है, राइट फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वहां तक मैंने पूरी कहानी सिखाई है। सारे एक्ट को मैंने कवर किया, लेकिन सिर्फ उन प्रोविजंस को जिन प्रोविजन से क्राउन ने कंपनी को यहाँ पे खत्म कर दिया था। ओके, और यहाँ पे अपना डायरेक्ट रोल स्टेब्लिश किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आएगा, आपको सारे ये जो पॉइंट है ये क्लियर हुए होंगे। तो इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और बाकी जितने भी हमारे लेक्चर की पीडीएफ होती है वो वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।